नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद, शेखोबाद और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर। यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में फतेहाबाद की अंशिका बघेल ने आगरा टॉप करने के साथ प्रदेश में हासिल किया 5वां मुकाम। बधाई देने वालों का लगा तांता। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में आगरा टॉप करने वाली अंशिका बघेल को सांसद राजकुमार चाहर ने भी दी बधाई। क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली अंशिका की इस उपलब्धि पर खुद को भी गौरवान्वित होने की कही बात। किशोर का सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या, थाना सदर के ओखर्रा की घटना। फीस जमा करने के लिए सड़क किनारे मास्क बेचने पर मजबूर है स्कूल के बच्चे। सामाजिक संस्थाओं के वादे और दावों की खुली पोल। प्रियंका गांधी ने फिर लिया सरकार प्रशासन को आड़े हाथों। आगरा के थाना पिनाहट के जोधपुरा गांव की घटना पर उत्तर प्रदेश से सरकार प्रशासन पर लगाए कई आरोप। पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि के विरोध में सड़क पर उतरे पीएसपी कार्यकर्ता। साइकिल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम प्रशासन को दिया ज्ञापन। फतेहाबाद की अंशिका बघेल ने आगरा में टॉप करने के साथ पूरे प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। फतेहाबाद के DLMS की छात्रा ने यूपी बोर्ड के घोषित रिजल्ट में ये मुकाम हासिल किया। अंशिका की इस उपलब्धि के बाद अंशिका के साथ उसके परिवार में खासा उत्साह देखने के साथ खुशी का भी माहौल देखा जा रहा है। फतेहाबाद की अंशिका बघेल ने 5वीं रैंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। फतेहाबाद के DLMS की छात्रा ने यूपी बोर्ड के आज घोषित हुए परीक्षा परिणाम के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। उसकी इस उपलब्धि से फतेहाबाद में खुशी की लहर है। विद्यालय से प्राइवेट टीचर नरेंद्र बघेल की पुत्री अंशिका बघेल ने यह उपलब्धि हासिल की है। उसको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। I am feeling very grateful because I am the topper in the 5th rank at the 5th rank और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं 5th रैंक पे आई हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। जैसे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करी, किस तरह की तैयारी करी थी शुरुआत? सिर्फ एक फंडा यूज़ किया है, दैट इज़ कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी को रिवाइज़ करिए और वही आपकी मतलब बेस्ट पॉइंट है कि आप उसे रिवीजन कर रहे हो रोज़ और वही बेटर है। जैसे आपके पापा शिक्षक हैं, उनसे क्या कुछ मदद मिली आपको तैयारी में? माई फादर इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन बिकॉज ही इज़ अ स्कूल मैनेजर एंड वो बहुत एक टीचर की तरह ही इंस्पायर करते हैं, हमेशा से करते ही आए हैं और बहुत ही ऑनर लगता है और एक टीचर की तरह ही उन्होंने इंस्पायर किया। पढ़ाई में क्या कुछ तैयारी एक्स्ट्रा करी थी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करा हो? एक्स्ट्रा कोचिंग्स ली गई थी और टीचर्स का भी बहुत हेल्प रहा है और सबसे बेस्ट पॉइंट था कि रिवीजन इज़ मस्ट। मंडल में टॉप किया था। अब वो बीटेक फाइनल ईयर में है और छोटी बेटी भी उसी लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बच्ची की तैयारी परिवार का किस तरह सपोर्ट रहा है? परिवार के सपोर्ट की बात करें तो हमने तो शुरू से ही अपने बच्चों को आज़ाद ख्याल कर रखा है। बड़ी बेटी भी एकदम स्वच्छता अलग से अपना बाहर ही स्टडी कर रही है और यहाँ भी इसको खुली आज़ादी है और टोटल स्टडी का ही हमारा जो है। मैं भी स्वयं टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ कि पढ़ाई के लिए कितना समय निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, कैसे इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्ची ने बहुत मेहनत करी है और उसका आज परिणाम देखने को मिल रहा है। एकजुट मेहनत से यह सफलता हासिल हुई। हालांकि 5वीं रैंक प्राप्त करने का उन्हें यह सहसा विश्वास नहीं था, मगर छात्रा ने बताया कि एक मूल मंत्र है कठिन परिश्रम करना। अंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और परिवारीजनों को दिया है। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में 5वें नंबर और आगरा में टॉप करने वाली फतेहाबाद की अंशिका बघेल को बधाई देने के लिए सांसद राजकुमार चाहर उनके आवास पहुंचे। साथ ही अंशिका के परिजनों से मिले और अंशिका को बधाई भी दी। इस दौरान अंशिका बघेल से पढ़ाई के साथ अन्य बातों की जानकारी ली। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर ने छात्रा अंशिका बघेल को 5100 रुपए पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र की एक बच्ची ने ये उपलब्धि हासिल की है, ये उनके लिए भी बड़े गौरव और गर्व की बात है।
यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में आगरा टॉप करने के साथ उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में 5वें नंबर पर आई फतेहाबाद की अंशिका बघेल को बधाई देने के लिए सांसद राजकुमार चाहर उनके आवास पहुंचे। साथ ही उनके परिवार से मिले और अंशिका को बधाई दी। इस दौरान अंशिका बघेल से पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातों की जानकारी भी ली। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर ने छात्रा अंशिका बघेल को 5100 रुपये का पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र की एक बच्ची ने ये उपलब्धि हासिल की है, यह उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद कस्बे की एक बेटी अंशिका बघेल, उनके पिताजी नरेंद्र पाल सिंह बघेल जी की जो बेटी है अंशिका बघेल, वो उत्तर प्रदेश के अंदर 5वें नंबर पर सफलता प्राप्त की है। उन्होंने, उनका रिजल्ट आज आया है। जिस तरह का बेटी खुश है, पूरे घर का जो माहौल है प्रसन्नता का, मुझे भी उतना ही प्रसन्नता है और बल्कि उनसे ज़्यादा प्रसन्नता है। तो इसीलिए मैं, जैसे ही मुझे ये जानकारी अभी मिली, मैं तत्काल सब काम छोड़ के, मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी को बधाई देनी चाहिए, उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो मैंने आकर बेटी से मिला हूँ, उसको मैंने बधाई दी है, उसको शुभकामनाएं दी हैं। अंशिका बघेल ने हमारे फतेहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे आगरा जनपद का नाम रोशन किया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5वें नंबर पर आना लाखों छात्र छात्राओं में से ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारी बेटी अंशिका बघेल अपने जिंदगी के उस चरम तक पहुंचे और जो उसकी आशाएं और कल्पनाएं उसने और उसके परिवार ने की हुई है, ईश्वर उसको शक्ति दे और वो आगे बढ़े और जो उसके मन में इच्छा है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, चाहे वो आईएएस बनना चाहे, चाहे आईपीएस बनना चाहे, वो पूरी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। वहीं सांसद के सम्मान के साथ अंशिका बघेल को लगातार बधाई देने वालों के फोन आने के साथ उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा है। इसे लेकर भी अंशिका खासी उत्साहित नजर आई। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आई एम द टॉपर इन द 5th रैंक एट द 5th रैंक और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं 5th रैंक पे आई हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। जैसे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करी, किस तरह की तैयारी करी थी शुरुआत? सिर्फ एक फंडा यूज़ किया है, दैट इज़ कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी को रिवाइज़ करिए और वही आपकी मतलब बेस्ट पॉइंट है कि आप उसे रिवीजन कर रहे हो रोज़ और वही बेटर है। जैसे आपके पापा शिक्षक हैं, उनसे क्या कुछ मदद मिली आपको तैयारी में? माई फादर इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन बिकॉज ही इज़ अ स्कूल मैनेजर एंड वो बहुत एक टीचर की तरह ही इंस्पायर करते हैं, हमेशा से करते ही आए हैं और बहुत ही ऑनर लगता है और एक टीचर की तरह ही उन्होंने इंस्पायर किया है। पढ़ाई में क्या कुछ तैयारी एक्स्ट्रा करी थी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करा हो? एक्स्ट्रा कोचिंग्स ली गई थी और टीचर्स का भी बहुत हेल्प रहा है और सबसे बेस्ट पॉइंट था कि रिवीजन इज़ मस्ट। 5वें नंबर आप आए हो, आगे आने वाले जो साथी हैं उनके लिए कुछ? इन माई व्यूज़ दैट दे शुड स्टडी वेरी हार्ड एंड रेगुलरली बिकॉज रेगुलर पढ़ने से आपको वो चीज़ रिवाइज रहती है और वो अभी आप कभी नहीं भूल सकते उसे। आप उम्मीद थी 5वीं सब रैंक आने की? येस, आई वॉज होपिंग बेस्ट और मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी 5th रैंक आएगी, बट येस आई वॉज होपिंग 90% अबव। I want to become a doctor and wanna serve my country. इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों के साथ अंशिका के परिजन भी मौजूद रहे। शनिवार को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं का खासा उत्साह देखा जा रहा था। इस बार के भी नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी है। इसको लेकर बच्चियों में खासा हर्षोल्लास देखा गया। मोबाइल और साइबर कैफे पर अपना रिजल्ट देखने वाले छात्रों में उत्सुकता देखी गई। शनिवार को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम का इंतजार खत्म हो गया। परीक्षा परिणामों को लेकर सुबह से ही छात्र उत्साहित नजर आए। अपने परिणाम को लेकर कोई साइबर कैफे पर था तो कोई मोबाइल पर ही अपने रिजल्ट को चेक कर रहा था। इतना ही नहीं, काफ़ी छात्रों ने स्कूल से अपने परिणामों की जानकारी ली। जैसे ही छात्र पास होने और बेहतर अंक प्राप्त करने की जानकारी हुई छात्रों को, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग एक दूसरे को परीक्षा परिणामों की जानकारी पाकर बधाई दे रहे थे। ज्योति कुशवाहा। ज्योति, किस क्लास में थी आप? 12th में। कैसा रिजल्ट आया? अच्छा आया है। कौन सी डिवीज़न बनी है आपकी? डिवीज़न अच्छी नहीं बनी है, 3rd डिवीज़न बनी है।
कितनी मेहनत की थी आपने पास होने के लिए? बहुत मेहनत की थी। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम कोरोना का संक्रमण फैलने से क्रमशः 3 और 6 मार्च को समाप्त हो गई थी। कॉपी जांचने का काम 16 मार्च को शुरू हुआ, लेकिन कोरोना के कारण 18 मार्च से टालना पड़ा था। इसके बाद 5 मई से ग्रीन जोन और 12 मई से ऑरेंज जोन में मूल्यांकन शुरू होकर जून के पहले सप्ताह तक सभी जिलों में कॉपियों जांचने का काम पूरा हो गया। समय से रिजल्ट देने के लिए पहली बार यूपी बोर्ड ने अलग से पोर्टल बनाकर छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल, लिखित परीक्षा समेत अन्य सूचनाओं को अपडेट किया। इससे एक तो बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिजल्ट तैयार करवाने में दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ा और समय के अंदर रिजल्ट भी तैयार हो गया। ललित कुशवाहा। ललित, कौन सी क्लास में थे आप? 10। 10th का रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट रहा है ये? इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। हम पास हो चुके हैं फर्स्ट डिवीजन से। 36% आई हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी मेहनत करी थी तुम लोगों ने पढ़ने के लिए? हमने बहुत मेहनत की थी, इसमें पूरी साल हमने मेहनत की थी पढ़ाई में। रिजल्ट अच्छा आया है? यस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। शनिवार को शिक्षा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम नतीजे घोषित किए गए, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 51,30,481 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 10वीं में 27,44,976 परीक्षार्थी व 12वीं में 23,85,505 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना काल में मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले 2 मासूम नाबालिग छात्र धूप में सड़क किनारे मास्क बेचकर फीस का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों को रोक रोक कर वह मास्क बेचने वाले इन स्कूली छात्रों की कहानी उन सामाजिक संस्थाओं के गाल पर जोरदार तमाचा है जो निराश्रित, बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करने के दावे करती है। छात्रों के पिता ने केंद्र सरकार से स्कूल फीस माफ करने की गुहार भी लगाई है। अरे अंकल रुकिए, प्लीज एक मास्क ले लीजिए। आगरा के संजय प्लेस MG रोड पर मासूम नाबालिग छात्र सड़क किनारे राहगीरों को रोक रोक कर मास्क बेच रहे हैं। दरअसल इस परिवार की वेदना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे और गला रुंध जाएगा। पढ़ने की उम्र में मास्क बेचने वाले यह मासूम छात्र आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। कोरोना काल के संकट में परिवार बेरोजगारी की कगार पर आ गया, पिता का व्यापार खत्म हो गया। ऐसे में इस परिवार के साथ रोजी रोटी का संकट आया, तो वहीं स्कूल की फीस का तगादा इन मासूम बच्चों को सड़क पर ले आया। मासूम बच्चे अपने पिता के साथ में मास्क बेच रहे हैं। 100 रुपए का मास्क, 50 रुपए का मास्क, 20 रुपए का मास्क, और नहीं तो अंकल केवल आप 5 रुपए का ही मास्क ले लीजिए। प्लीज हमें स्कूल की फीस भरनी है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ने वाला छात्र पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, मगर मजबूरी है कि उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं। सड़क किनारे टकाटक धूप और पसीने से लबालब यह मासूम छात्र केंद्रीय विद्यालय का है। कक्षा 4 का मासूम छात्र उदय फीस के लिए मास्क बेच रहा है। आप खुद ही सुन लीजिए, आगरा के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ने वाले मासूम छात्र उदय की दर्द दास्तान। मेरा नाम उदय है। उदय किस स्कूल में पढ़ते हैं? कितनी उम्र है आपकी? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में पढ़ता हूँ और है ना मेरी उम्र 10 साल है। आप मास्क बेच रहे हैं यहाँ पर? हाँ। क्यों बेचा जा रहा है मास्क? जिससे कि स्कूल की फीस भर सके। आप पर फीस और नहीं है? नहीं। सड़क किनारे मास्क की स्टॉल लगी है। मोटरसाइकिल पर तमाम तरीके के मास्क लटके हैं। 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का मास्क बेचने वाले यह छात्र अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दोनों भाई आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, मगर शायद अब इन पर पढ़ने के लिए और स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। इसलिए यह मासूम बच्चे कुछ लोगों से पैसा उधार लाए हैं और मास्क बेचकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए धूप में दिन भर सड़क किनारे बैठे हैं। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? 5। तो आप कितने दिनों से मास्क बेच रहे हैं? 2-3 हफ्तों से। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं और फीस है नहीं आप पर? नहीं।
कोरोना काल के संकट में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार बेरोजगारी से जूझ उठा। आर्थिक संकट है, घर में राशन पानी से लेकर बच्चों की फीस और अन्य खर्चों के लिए पैसा नहीं, केवल जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। सड़क किनारे आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले स्कूली छात्र उदय के पिता भी कहते हैं कि शायद केंद्र सरकार जब प्राइवेट संस्थान और प्राइवेट स्कूलों पर फीस माफी का दबाव बनाए तो ऐसे में केंद्र सरकार को देश और प्रदेश में तमाम सरकारी विद्यालयों की फीस माफ करने का पहला कदम उठाना चाहिए। सर, मेरा नाम वेद प्रकाश है। सर, केंद्र सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों में दबाव बना रही है कि आप जो है बच्चों की फीस माफ़ कीजिए। अब ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी बिल्डिंग चार्ज वाला सारा चीज़ उल्टा सीधा लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है पैसे उनसे माफ़ करने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार अपने स्कूलों में क्यों नहीं फ्री कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि हमारे योगी जी और मोदी जी और केंद्र सरकार इनका मैसेज पहुँचे कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो उनके अंडर में आते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या इससे अदर कोई भी हो, उनकी सबकी फीस माफ़ की जाए। यही आप सबसे अपील है। आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो आज मास्क बेच रहे हैं, इनके पिता फोटोग्राफर थे, मगर कोरोना काल के संकट में फोटोग्राफी का व्यापार खत्म हो गया और अब ना जाने यह व्यापार कब उठेगा। ऐसे में यह परिवार बेरोजगारी से जूझ उठा और आर्थिक संकट के बोझे को खत्म करने के लिए अब दोनों मासूम बच्चों के साथ पिता भी दिन भर धूप में मास्क बेच रहा है। आपका बच्चा मास्क बेच रहा है, किस परिस्थिति में ये बच्चा मास्क बेचने इस कगार पर पहुंचा? सर, कहने की तो बात नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप भी समझते हैं और सरकार भी जानती है कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना कितना पाप है और बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैंने ये सब नज़रअंदाज करते हुए एक मजबूरी में एक कदम उठाया है कि मैं अपने धंधे बिजनेस से हाथ धो बैठा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि फ़ोटोग्राफी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी पार्टियाँ बंद होने की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मेरा कुछ आई कार्ड का भी काम था, तो एक उम्मीद थी चलो स्कूल खुल जाएंगे और मेरा बिजनेस चल जाएगा। तो स्कूल नहीं खुले, इस वजह से आई कार्ड का भी काम ठप हो गया। मैंने कुछ पैसे जोड़ करके किसी से कर्जा लिया, उसके बाद मास्क रखे और मास्क रख करके बच्चों को बैठाना चालू करा। मैं बेटा तुम यहाँ बेचो, मैं कहीं और बेचता हूँ और इस वजह से हम घर का खर्चा बड़ा चलाएंगे। आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले इन मासूम छात्रों की यह कहानी शायद उन सामाजिक संस्थाओं के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो समय समय पर गरीब, निराश्रित और बेसहारा लोगों की मदद का दावा और वायदा करते हैं। सदर थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो अभी मृतक के परिजनों ने साथी दोस्तों पर हत्या की आशंका जाहिर की है। थाना सदर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 16 बीघा मैदान पर झाड़ियों में एक किशोर की लाश देखी गई। देखते ही देखते मैदान में भीड़ का जुटना शुरू हो गया था। कुछ ही देर में इस बात का पता चला कि मैदान में पड़ा शव पास के थाना सदर राजपुर चुंगी प्रेमनगर के रहने वाले सज्जन सिंह के पुत्र दुल्लू उर्फ अली हुसैन की है। दुल्लू उर्फ अली हुसैन को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। एक स्थान पर खून पड़ा हुआ था, जहां पर खून से सने पत्थर और फावड़े के टूटे हुए डंडे भी पड़े थे। मौके पर एसपी सिटी भी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया। ऐसा बताया जा रहा है 16 साल का दुल्लू उर्फ अली हुसैन शुक्रवार शाम 7 बजे आसपास के घर से निकला था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने आसपास और साथ में रहने वाले लड़कों पर हत्या की आशंका जताई है। अब ये खाना खा के निकला है शाम को 7 बजे। मम्मी से मम्मी कह रही थी कि बेटा कहाँ जा रहा है, जिन्होंने कहा मम्मी अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। और इसके साथ में जो भी रहते हैं इसके दोस्त हैं, उनके नाम है सबसे पहले पिल्ली है एक उसका नाम, और दूसरे का नाम है अजय मुन्ना वाला, और भी 4-5 लड़के हैं। रात में ये मुझे दिखे नहीं है, रात में मैं भी उधर था लेकिन ये मिले नहीं है मुझे। अरे वो ताऊ है और ये नीला यहाँ पे जो घर्रा के लौंडे हैं, मतलब उनके पिताजी का नाम नहीं पता है साहब, ये कह रहा हूँ मुझे। और सब लौंडे इसके रंग में रहते हैं। रंजित बना के मारा गया है शायद, शौक कोई करता नहीं है मेरा भाई। दुल्लू उर्फ अली हुसैन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दुल्लू उर्फ अली हुसैन एसी का काम किया करता था। पिता सज्जन सिंह आर्मी में 509 में कर्मचारी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डंडे के टुकड़े और खून से सने पत्थर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।
सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। एरिया के महानगर में एक डेड बॉडी की सूचना जो है वो मॉर्निंग में मिली थी और सूचना मिलते ही सभी लोग मौके पे पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट और सभी लोग अभी मौके पे पहुंचे हुए हैं। बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है। उनके परिवारजन भी जो है वो यहीं पे आए हुए पहचान करने हेतु। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन का चलेगी और जल्दी इसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। परिवार के लोग सर क्या बता रहे हैं, कौन है ये, कब निकला था घर से? ये लड़का जो है ये करीबन 16-17 वर्ष की उम्र है। इलेक्ट्रिशियन का काम ये करता है और घर वालों के अनुसार हो सकता है कि कल रात को ही ये घर से कहीं निकल गया हो सकता है किसी दोस्त के साथ निकल गया हो या किसी को मिलने के लिए निकल गया हो यहाँ पे। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर देखा जाएगा। जिस स्थान पर शव पड़ा हुआ था ठीक उसके नजदीक ही हत्या की गई थी। बाद में शव को खींचकर कंजी पेड़ की झाड़ियों में फेंका गया है। पुलिस हर एक तथ्य पर जांच पड़ताल और विवेचना कर रही है और हत्या के खुलासे के दावे भी जल्द से जल्द किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जल्द कम नहीं किया गया तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होगी। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा सूरज की तल्ख तपिश और उमस भरी गर्मी के दौरान नेहरू नगर एमजी रोड स्थित पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक साइकिल मार्च निकाला गया। इस दौरान साइकिल चलाते हुए हाथों में विरोध संदेश लिखित तख्तियां लेकर कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का विरोध जता रहे थे। साइकिल और गधे की बग्गी से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कारवा कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पीएसपी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली और जिला अध्यक्ष दारा सिंह यादव ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के अनुसार निर्देश अनुसार हम लोगों ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगरा द्वारा एक ज्ञापन दिया है और अपनी मांग रखी है कि जो डीजल के और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए गए हैं जिससे किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और सभी परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि डीजल के पेट्रोल का दाम कम होने चाहिए और नहीं होंगे तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए तैयार है। जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज डीजल पेट्रोल के बढ़त के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें कि कोरोना वैश्विक बीमारी के कारण वैसे भी आम जनमानस की कमर टूट गई है, उसके ऊपर ये डीजल पेट्रोल की महंगा कर आदमी को सुसाइड करने पर नौबत आने वाली है। जिससे क्योंकि डीजल अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। चाहे किसान होगा तो वो खेती के लिए जनरेटर यूज़ करता है, उसमें डीजल का यूज़ होता है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है जिसमें खाद्य सामग्री भी आएगी तो वो ट्रक द्वारा आती है जिसमें डीजल डलता है। इससे अर्थ प्रभावित होगा। तो ये इसी वजह से हमने 10 दिन के लिए माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि अगर 10 दिन के अंदर डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने जाएगी। पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली ने ऐलान किया है कि यदि सरकार द्वारा बढ़ाई गई कीमतों को जल्द कम नहीं किया गया तो संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर प्रदेश भर में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा 5 दिन से लगातार जारी अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा। दीवाने स्थित चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर टोरेंट के बिल की प्रतियां फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही एनएसयूआई और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नया नारा दिया है, न रहेगा बिल न भरेंगे बिल। बहुत जायज है भैया, छात्रों का प्रमोशन पिछली योग्यता के आधार पर किया जाए। जो छात्र पिछली इस बार अगर जो एग्जाम कराती है अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो बहुत बीमारी इतनी चल रही है कि क्या सरकार गारंटी लेगी इसको लेकर। साथ ही जो टोरंटो का बिल, अनाप शनाप बिल, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, घरों में लोग रहे हैं, लॉकडाउन में काम धंधा छूट गया है, बिल अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं। आज टोरंटो पावर के बिलों की फोटोकॉपी जलाकर आज हम लोगों ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने और सभी सामाजिक लोगों ने यहाँ पे विरोध किया है। यह विरोध हमारा लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठे हैं, आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अरे उसको ना देकर पहले आगरा विश्वविद्यालय के लिए जो सुविधाएं हैं पहले वो मुहैया कराई जाएं, जैसे कि हॉस्टल की और लैब की और कैंपस को वाईफाई किया जाए। हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो है मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब जो परिवार हैं और जो व्यापारी हैं
जिन लोगों की दुकानें बंद रहीं लॉकडाउन के समय में 2 से 3 महीने तक, और जो जिनकी फैक्ट्रियां बंद रहीं उन लोगों को बिल भेजे जा रहे हैं, और बिल भी पूरे भेजे जा रहे हैं, और हर चीज़ का चार्ज लगा के भेजा जा रहा है। 3 महीने का बिल भी 9, 10, 12, 15 हज़ार लोगों को आ रहा है। तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है कि हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये बिजली का बिल माफ़ किया जाए। हमारा 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। NSCI यूथ कांग्रेस मिलकर इस धरने को कर रही है, और आज जो हमारा मेन मुद्दा था वो टोरेंट पावर को लेकर है। अगर टोरेंट पावर आज हमारी बात को नहीं मानती है तो हम यहाँ से उठकर ज़मीन पर, रोड पर उतरकर, और क्या कहते हैं, टोरेंट पावर के जो ऑफिसेज हैं उनको घेरेंगे। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर ज़रा सी भी जू नहीं रेंग रही है इस धरने को लेकर। कोई बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं है वो लोग। तो हमारी यही गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, और जो टोरेंट पावर का बिल आ रहा है उसको माफ़ करे प्रॉपर तरीके से, और क्या कहते हैं, हमारी बात को माना जाए। सपाइयों ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। सपाइयों ने भैंस के आगे बीन बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग भी की है। सपाइयों ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। सपाइयों ने भैंस के आगे बीन बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील भी की। केंद्र सरकार द्वारा ये निरंतर पिछले 20 दिन से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारी पार्टी निरंतर कई दिनों से जो है अपना विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करा रही है, और उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल सुनवाई कर नहीं रही है। किसानों की तो स्थिति ये है कि ये जो समय है वो सिंचाई का समय है और जुताई का समय है। ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, मोटर डीजल से चलती हैं। बहुत दयनीय स्थिति में हमारे किसान भाई हैं। तो इस संबंध में हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि गूंगी सरकार के सामने भैंस के आगे हमने बीन बजाया है कि सरकार हमारी बात सुने और राहत दे। नाम बता दीजिए। पुष्पेंद्र शर्मा। पुष्पेंद्र जी, किस वजह से आज आप लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया? ये पूरे देश में पिछले 20 दिनों से हर रोज जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आप देखिए आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले जब विपक्ष में थे तो इन्हीं डीजल पेट्रोल के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया करते थे जब पेट्रोल की कीमत 55 रुपये हुआ करती थी। आज 80 रुपये से भी ज़्यादा जब पेट्रोल की कीमत है, तो हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो टैक्सेस जो लगाए गए हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, उस टैक्स को कम किया जाए, जिससे कि आम जनता को इससे राहत मिले और इनकी जो कीमतें हैं उनमें कमी आए। बता दें, पिछले दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना वृद्धि हो रही है। हद तो यह हो गई है कि पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। कभी महंगाई और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर यूपीए सरकार पर हमलावर रहने वाली भाजपा और उसके तमाम नेता अब महंगाई, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर चुप्पी साध गए हैं। वहीं पहले से नोटबंदी, फिर जीएसटी, अब कोरोना संक्रमण के बाद वैसे ही जनता परेशान है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के सामने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से और परेशानी बढ़ेगी। साथ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार व आगरा प्रशासन पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने आगरा जनपद के पिनाहट क्षेत्र में हुई घटना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत को बयां किया है, तो वहीं आगरा प्रशासन की व्यवस्थाओं को आड़े हाथों लिया है। बता दें, पिनाहट के जोधपुरा गांव में 2 दिन पूर्व शौच करने गई एक महिला का जंगल में प्रसव हो गया था और जंगली जानवर नवजात को खींचकर ले गए थे। मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार व आगरा प्रशासन पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने आगरा जनपद के पिनाहट क्षेत्र में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत को तो बयां किया ही, वहीं आगरा प्रशासन की व्यवस्थाओं को भी आड़े हाथों लिया है। बता दें कि पिनाहट के जोधपुरा में
2 दिन पूर्व शौच करने गई एक महिला का जंगल में प्रसव हो गया था और जंगली जानवर नवजात को खींच कर ले गए थे। हृदय विदारक घटना ने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस गांव को ग्राम पंचायत ने ODF घोषित कर दिया था और हर घर में शौचालय होने का दावा भी किया गया था। यदि हर घर में शौचालय था तो फिर महिला को जंगल में क्यों जाना पड़ा? इस बात को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत बताते हुए दावा किया है कि इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यानी न केवल स्वच्छ भारत मिशन बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी का आरोप लगाए है कि परिवार शौचालय बनाने की मांग करता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि यह परिवार कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ रहने आया था, इस कारण उनके पास यहाँ का आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागजात नहीं थे, जिसके चलते उनका शौचालय नहीं बन पाया, जबकि इस क्षेत्र में हर घर में शौचालय बना हुआ है। हालांकि प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद एक बार फिर आगरा प्रशासन और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच ट्वीट बार देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पूर्व भी SN मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की मृत्यु के मामले में प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था, उसके चलते भी काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था और जिला प्रशासन की ओर से न केवल ट्वीट का सीधे सीधे जवाब दिया गया था, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी ने इसमें अपनी सफाई दी, जिसे जिला प्रशासन ने प्रियंका गांधी का खंडन मान लिया था और मामले का पट्टाछेद भी हो गया था। लेकिन एक बार फिर प्रियंका गांधी के ट्वीट ने आगरा प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को घेरने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। दयालबाग में चल रही प्रवेश परीक्षा को लेकर NSUA और कई सामाजिक संगठन प्रशासन से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले में NSUA इन सामाजिक संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दयालबाग शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर चल रही अनियमितताओं के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन अपना पक्ष साफ नहीं कर रहा है। विभिन्न बोर्ड के 12वीं के नतीजे फिलहाल नहीं आए हैं और ऐसे में दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय ने परिणाम न आने वाले छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में बैठने की अनुमति नहीं दी है और उनके प्रवेश फार्म निरस्त कर दिए हैं, जिसको लेकर हजारों अभिभावक परेशान हैं और निरंतर विश्वविद्यालय से गुहार लगा रहे हैं कि CBSE, UP व अन्य बोर्ड के जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक इन छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ना ही कोई जवाब दे रहा है और ना ही अभिभावकों की सुन रहा है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर NSUI और आगरा सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सभी को अपना मेडिकल करवा कर आने की बात कहते हुए गेट से ही लौटा दिया गया। ये एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सब लोग एप्लीकेबल हैं, बट इंटरव्यू वही देगा जिसके 12th के एग्ज़ाम आ चुके हैं। और ये सब जानते हैं जैसे कि पूरी दुनिया, हमारे देश में पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना से जो गुजर रही है उसकी वजह से CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अभी तक 12th के एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। बिल्कुल ही पार्शल बेस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको थोड़े टाइम के लिए अपने एडमिशन रोक देने चाहिए। और जैसा कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं वो अपना जो एग्ज़ाम्स हैं उसका प्रोसीजर डिले कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो उनका टैक्स की डेट होती है वो आगे बढ़ा सकती है, तो ये DI इंस्टीट्यूट अपने एडमिशन के जो प्रोसेस को थोड़ा डिले नहीं कर सकते। आपका कौन है? मेरी बहन है जिसके एडमिशन के लिए हम आए। और इंटरमीडिएट और बाकी के बोर्ड में भी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होते हैं, जिनका कि उनको तो कोई फेयर चांस दिया ही नहीं जा रहा है इस एडमिशन प्रोसेस में। और तीसरी चीज़, हम मानते हैं कि जो DEI का अपना प्राइवेट जो बोर्ड है 10th और 12th का, जिसका एग्ज़ाम इन्होंने कर लिया और उन्हीं बच्चों को वो एडमिशन देना चाहते हैं और जिसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमने साथ में ही जो आगरा के दोनों MPs हैं उनको भी लेटर लिखा है इस सारी चीज़ों को अवगत कराते हुए कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसको तत्काल से रोक दिया जाए और जब सारे बोर्डों के रिजल्ट आ जाए तभी ये एडमिशन प्रोसेस किया जाए और सबको फेयर चांस दिया जाए। सिविल सोसाइटी का कहना था कि जब परिणाम ही नहीं आए हैं तो ऐसे में छात्रों की कोई गलती नहीं है,
तो फिर विश्वविद्यालय क्यों उनके प्रवेश फार्मों को निरस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई न कोई विकल्प निकाल कर छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए और उनके फॉर्म निरस्त नहीं करने चाहिए। वहीं सिविल सोसाइटी व छात्र संगठन NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो वे मजबूरन आंदोलन को बाध्य होंगे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे। अब हमारे 10th के मार्क्स अच्छे हैं, हमारे 12th के मार्क्स, हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, तो हम इस पर तो डिपेंड नहीं हो सकते ना कि हम इस वजह से किसी गंदे कॉलेज में चले जाएंगे। हमें भी एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि अगर किसी ने मेहनत करी है अपने लिए पूरी तरह तो उसे एडमिशन मिलना चाहिए दयालबाग जैसे इंस्टीट्यूट में। तो मेरा यही पॉइंट है कि एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा तो आपको वो देखना चाहिए कि बच्चे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक इक्वल चांस सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम, क्योंकि अब हमारी क्या गलती है अगर रिजल्ट नहीं आया CBSE का, कोरोना वायरस हो गया तो उसमें हमारा क्या एरर है। तो कम से कम एक इतने बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट को इतना तो सोचना चाहिए कि अगर किसी का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो कर लें कि थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें और सबके रिज़ल्ट, सबके टेस्ट एक बार में लें और फिर एक फेयर चांस दें। सिविल सोसाइटी इससे पूर्व आगरा के दोनों सांसदों को इस मामले से पत्र के माध्यम से अवगत करा चुकी है। वहीं मीडिया में भी यह मामला काफ़ी हाईलाइट है, लेकिन इसके बावजूद दयालबाग प्रशासन ना ही अपना पक्ष साफ कर रहा है और ना ही किसी अभिभावक से मुलाकात कर उनके सामने स्थिति साफ कर रहा है। तानाशाह बने दयालबाग प्रशासन को लेकर देश भर के अभिभावकों में गुस्सा बना हुआ है। लिहाजा छात्र संगठन NSUI व सिविल सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के साथ अहित हुआ तो वे यहां आंदोलन व प्रदर्शन करेंगे। सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम तौरथा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को सुबह घर के बाहर शव पड़ा मिला। परिजनों में घटना के बाद चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम तोथरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 30 वर्षीय युवक अर्जुन पुत्र ध्वज कुमार की मौत हो गई। वहीं सुबह उनका शव उनके मकान के बाहर गली में पड़ा मिला। शव को देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम पुलिस टीम के साथ पहुंच गए और मामले की जाँच में जुट गए। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल भेज दिया है। बताइए। मेरा नाम जगमोहन है। सुबह 5 बजे करीब खबर मिली कि अर्जुन सिंह का मर्डर हो गया है। उसके द्वारे उसके गेट के सामने पड़ा हुआ मिला। पुलिस भी आ चुकी, रिपोर्ट हो चुकी है। कौन सा गाँव है? गाँव सोथरा। अर्जुन सिंह के पिता क्या नाम? अर्जुन सिंह ध्वज कुमार। ध्वज कुमार के बेटे जी। कितनी उम्र होगी इनकी? 30 साल। ये शादीशुदा एक बच्चा 1.5 साल का। सोथरा में सुबह एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है अर्जुन सिंह, उसका शव मिला है घर के ही बाहर उसके। तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी और सभी जांच पड़ताल की। उसके कुछ चोट के निशान हैं चेहरे पर, जो कि चोट गिरने की वजह से भी लग सकती है। तो अब पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है, उसकी जांच की जा रही है। बाकी जानकारी से पता चला उसके परिवार से एवं अन्य लोगों से कि वो शराब पीने का आदी था। तो हो सकता है ये एक हादसा हो। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब आ जाएगी कल, तो उसके बाद ही स्थिति ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद ही कुछ ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा और जिस तरह से भी तहरीर मिलेगी उसी तरह से हम इसका मुकदमा दर्ज करके आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गांव के ही एक युवक का शव सुबह उसके घर के गेट के बाहर पड़ा मिला। तो सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया है। साथ ही घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा। मथुरा कांग्रेस कमेटी द्वारा 69 शिक्षा भर्ती व पशुपालन विभाग में हुए घोटाले के विरोध में विकास बाजार स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया गया। कमेटी के आह्वान पर दीपक चौधरी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मथुरा व उमेश शर्मा अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी मथुरा के संयुक्त नेतृत्व में 69,000 शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले के विरोध में विकास बाजार स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया गया। इसके बाद लगभग 15 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के केंद्र सरकार द्वारा की जा रही भारी मूल्य वृद्धि से परेशान होकर विकास बाजार से होली गेट तक रिक्शा चलाकर विरोध प्रकट किया गया। दीपक चौधरी, जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा
महानगर अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार घोटाले की खबर आ रही है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती के 69,000 पद घोटाले की बेट चढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की नाक के नीचे कई सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षाएं देते हैं और नौकरी लगने का इंतजार करते हैं और 15 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की मूल्य में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस वृद्धि के चलते डीजल, जो कि हमेशा पेट्रोल की कीमतों के मुकाबले 10 से 15 प्रति लीटर सस्ता होता था, आज उस डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत के बराबर आ गई है। इस मूल्य वृद्धि से आमजन की जेब पर भाजपा सरकार ने डाका डालने का काम किया है। इस मूल्य वृद्धि से निश्चित रूप से महंगाई आसमान छुएगी। डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग बराबर हो गए हैं और डीजल जो है पेट्रोल से आगे निकल गया है। ये किसानों की और माल ढोने वाले वाहनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये पहले ही चारों तरफ महंगाई की हाहाकार मची हुई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली गई है और ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके ये देश में और अराजकता और महंगाई और जो है ज़्यादा ला देंगे। क्योंकि किसानों का इस समय बुवाई का और उसका काम चल रहा है और किसान जो है बहुत बड़ी तादाद में डीजल का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए करता है। इनको शर्म आनी चाहिए। क्रूड ऑयल के दाम निरंतर गिरते जा रहे हैं और यह अपने दाम और अपना कमीशन, सरकार अपना कमीशन और लगातार बढ़ाती जा रही है। ये सरकार जो है गरीब और मजदूर और किसानों की रीढ़ तोड़ना चाहती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में शहीद सलाम दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता। सुबह हमने शहीदों के समक्ष जाकर उनको सलाम दिया था और आप देख रहे हैं अब कि महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे आकर उनको मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने का पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक तरफ जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक प्रधानमंत्री की पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है, जो कि लगातार झूठ बोलते हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देती। यदि ये संतुष्ट पूरा भारत नहीं है। भारत में पूरी एक अराजकता का माहौल है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की निरंतर हत्या हो रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ में भी ये सरकार मुकदमे लगाकर झूठे और इस तरीके से पत्रकारों को भी परेशान किया जा रहा है। ये केवल नेताओं के लिए नहीं है। आज सबसे बड़ी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो बोलने वाला है, जो सवाल करने वाला है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या लोकतंत्र में किसी से सवाल पूछना कोई गुनाह है? क्या लोकतंत्र में अगर हमारे माननीय श्री राहुल गांधी सरकार को आप हिटलरशाही सरकार मानते हैं? हिटलरशाही पूरा संविधान उन्होंने ख़त्म कर दिया। जितनी हमारी संस्थान है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आप किसी लोकतंत्र कहाँ छोड़ी, किसी संस्था को छोड़ा कहाँ है उन्होंने? सब पर एक तरीके से एक नादरशाही जिसको बोलते हैं, जिसको हिटलरशाही बोलते हैं, उस तरीके का व्यवहार पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि हम सत्ता के भूखे, कांग्रेस सत्ता की भूखी है, या ये सरकार जो वर्तमान सरकार है ये भूखी है। आगामी समय में क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में चुनाव होंगे? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लोकतंत्र बहुत बड़ा सशक्त है। हमारी देश की जनता जो है बहुत ही जागरूक है और जब इस तरीके की जब भी कोई अत्याचार या अनाचार या लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश होती है तो जनता अपना आप उठ के खड़ी हो जाती है और उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी क्रम में प्रदीप माथुर, पूर्व लीडर महेश पाठक, सदस्य ICC श्याम सुंदर उपाध्याय, पूर्व पालिका अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती और पशुपालन विभाग में व्यापक स्तर पर घोटाले भी सामने आए हैं। इसे लेकर भी कांग्रेसियों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। फिरोजा शिकौत में जिला संयुक्त चिकित्सालय में चल रहे एम्बुलेंस चालक और परिचालकों ने भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तब तक वे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे।
फिरोजाबाद में आज जिला संयुक्त चिकित्सालय में चला रहे एम्बुलेंस चालक और परिचालकों ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन चालकों का कहना था कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे और ना ही कोई काम करेंगे। संजीव कुमार हैं। क्या आज आपकी समस्या है जो आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं? हमारी समस्या ये है, 25 सितंबर सन 2019 को लेबर कोर्ट लखनऊ में फैसला हुआ था कि आपके 8 घंटे के बाद जो आप 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसका वेतन आपको दिया जाएगा। आज तक हमारा 4 घंटे ओवर टाइम का वेतन भी नहीं दिया गया है और इस महामारी कोरोना जैसी महाबीमारी में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जो वेतन है हमारा, उस वेतन में भी कटौती करके आता है। वेतन कभी टाइम से नहीं आता है, कभी 20 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी उसी वेतन को 2 महीने बाद हमें प्राप्त होता है अकाउंट में, वो भी कटौती करके। हमने सभी अधिकारियों से भी बातचीत की लेकिन किसी ने भी कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। अब हम लोग संविदा पर नौकरी करने वाले लोगों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने घर का गुजारा कैसे चलाएंगे? और हम लोग कोरोना जैसी महामारी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों के ऊपर किसी भी अधिकारी का कोई भी ध्यान नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। पर नए सिरे से विचार करने का मजबूर किया है, अवसर दिया है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से भारतीय आक्रोश उमड़ रहा है। अपने जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए चीनी वस्तुओं की बहिष्कार से लेकर चीन के सैन्य मोर्चे पर सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसी प्रकृत अभिव्यक्तियां स्वाभाविक होने के साथ साथ राष्ट्रवाद को भी मजबूत कर रही हैं। चीन को कैसे मिले सबक, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम नजरिया में, और इसमें शिरकत कर रहे हैं सबसे मेरे दाईं और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राहुल पालीवाल, और उनसे आगे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित विभव, मेरी बाईं ओर हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन साहब, और सैन्य विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं हमारे साथ कर्नल BM खान साहब, जिन्हें एक बड़ा लंबा अनुभव है कश्मीर घाटी में सैन्य सर्वे को लेकर और सैन्य गतिविधियों को लेकर। तो सबसे पहले खान साहब से ही हम शुरुआत करते हैं। खान साहब, ये अभी सीन कोई बिल्कुल नया नहीं है, पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे वो सिक्किम का डोकलाम हो या लद्दाख का गालवान, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और पहले भी मैं बात करूं, NDA की सरकार थी और तब जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था कि यदि हमारा कोई दुश्मन नंबर 1 है तो चाइना है। हालांकि उनके अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का समर्थन नहीं मिला था। क्या नजरिया रखते हैं आप इस विषय? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो देश की जो मुख्य जो सीमाएं लगती हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ लगती हैं। पाकिस्तान और चीन को हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, दोनों की अपने अलग अलग परिस्थितियां हैं। कि अगर आमजन अगर सोचे कि पाकिस्तान के लिए ऐसा करते और चीन के साथ है, वो दोनों देश अपने अलग अलग हैं। चीन के साथ एक लंबी सीमा हमारे साथ लगती है और खासकर ऐसे इलाके में लगती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पहाड़ी इलाके ज़्यादा है, जहाँ पे कोई पैदावार वगैरह नहीं है। काफ़ी लोगों के वहाँ के तो भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता होगा। अगर मैं पाकिस्तान को भी शामिल करूँगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हमारे आमजन जो है नागरिक है वो अफेक्टेड होते हैं। तो खान साहब, हम ये जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या, क्योंकि आपने वहाँ सर्व किया है और उस पोजीशंस में भी सर्व किया है जहाँ ये घटनाक्रम हो रहा है, तो एग्जैक्टली आपकी जानकारी के अनुसार क्या हुआ? हम लोग भी बताएंगे क्या जानकारी हमारी है, आपकी सैन्य जानकारी के हिसाब से वहाँ पे क्या घटित हुआ? देखिए, पहले ये बताइए कि होता क्या है और फिर क्या हो गया। ये तभी थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा जब पता लगेगा कि कैसे होता है। LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या लोगों को पता होना चाहिए LOC और LAC में फर्क। 2 लाइन में समझाना चाहूंगा। LOC है लाइन डिफाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है बट लाइन डिफाइंड है, जो तुम्हारा है इलाका या डिस्प्यूट है। LAC जो है कि हमने फिजिकल कब्जा किया हुआ है, वहां पे लाइन डिफाइंड नहीं है। तो जो सीमा है, किसी ने एक झंडा या एक बंकर आगे लगा दिया, थोड़ा सा 2 मीटर 4 मीटर 20 मीटर आगे आ गए, वो इलाका उसका हो गया। तो ये हरकतें चलती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम अपनी देश की सेना को बोलते हैं प्रोफेशनल आर्मी, लेकिन चाइना के बारे में प्रोफेशनल आर्मी नहीं बोलते। प्रोफेशनल आर्मी मतलब है कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई सारी चीजों को मानना, जेनेवा का कन्वेंशन हो